सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यह कक्षा 7वीं के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का टॉपिक जो था पांडव की रक्षा, इसके प्रारंभिक जानकारी जो पांडव किस तरह से लाख के घर से निकले, जिंदा सुरंग के रास्ते बाहर निकले, वहाँ के बाद वो किस तरह से जंगल से होते हुए वह एक चक्रा नगरी तक पहुँचे, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो एक चक्रा नगरी में क्या हुआ, कैसे वो रह रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि एक चक्रा नगरी में पांडव किस तरह अपना समय बिता रहे थे। कहते हैं कि माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे, क्योंकि वहाँ पर वह लोग एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के भेष में थे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बहुत घबराता था। वह चिंता से उनकी बाट जोहती रहती, यानी कि उनका इंतज़ार करती रहती, रास्ता देखती रहती। उनके लौटने पर जरा भी देर होती तो कुंती के मन में तरह तरह के आशंकाएं, डर होने लगता था, उठने लगता था उनके मन में। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। इस पर यानी कि इसके बावजूद भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा, क्योंकि उसे बहुत अधिक खाने की आदत थी। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेकर के, हांडी बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। ये देखो, ऐसा शरीर है और इसका भीख मांगने का बर्तन भी कितना बड़ा है। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर, जिस ब्राह्मण के घर वो रह रही थी, वो लोग रह रहे थे, उस घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। रो रहा था कोई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आँखों में आंसू भरे सिसकियाँ लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपने पत्नी से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यहीं हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, मैं यहीं रहूँगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूँ और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूँ? काल कवलित होना मीन्स मरने के लिए भेजना। यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूँ? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है।
मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। अब सोच लो, मरने के लिए भी यहाँ हो रहा है जो मैं मरूं। यही है परिवार का प्रेम, फैमिली का जो प्रेम है एक दूसरे का परिवार में, वह यही है जिसमें हर कोई परिवार का सभी सदस्य दूसरों से पहले खुद का प्राण देने को, दुख के समय में आगे आने का प्रयास करते हैं। यह एक परिवार ही ऐसी संस्था है जहां ऐसा होता है। अन्य जगह सभी दिक्कत में पीछे हटते हैं, मगर परिवार में जब कोई दिक्कत आता है तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति आगे आने को तैयार रहता है। पत्नी की यह व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। इससे बुरा तो और कुछ नहीं होगा। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी के से इस तरह जोर से मार डालूंगा। बच्चा अपने तरह से बोल रहा है। कुंती खरी खरी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? अभी तो दुख का कोई समय नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी आप लोग क्यों दुखी हैं, बताइए। ब्राह्मण ने कहा, आप जान के क्या कीजिएगा, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपको नहीं परेशानी में डालूंगा। कुंती बोले, नहीं, मैं आपके परिवार के सदस्य जैसी हूँ, मुझे बताइए। तो वो बोले, हे देवी, सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नाम का एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वैत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना लें। तो बकासुर, वो जो राक्षस था, वह लोगों की बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम हुआ कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो आपको बता दिया, इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा, बोला, आप भी कैसी बात करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता है। नहीं, हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो क्या हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं हम उन्हें उस काम में भेज सकते हैं? नहीं, हम बोलेंगे जो आप तो रेंट पे हैं या आप जो हैं तो आपको हम नहीं ले जा सकते हैं। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेके जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ?
युधिष्ठिर की इस कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। अब इन पर विपदा पड़ी है, इन पर विपत्ति आई है, तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिंडिम्ब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी पे बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान के पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। इधर राक्षस मारे भूख का तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है, एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। बकासुर का भोजन भीम खा रहा था, क्योंकि यह भी बहुत दिन से भूखा था। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी, बहुत गुस्सा में आ गया। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। अब भीमसेन भी देखा उसको। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा, बकासुर, ओ बकासुर, इधर आओ, प्लीज कम हेयर। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया। तेजी से भीमसेन पर झपटा, एकदम गुस्सा करके। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली, यानी कि पीठ घुमाकर बैठ गया और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों से काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया, बाएं हाथ से ही रोक लिया हुआ। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई, एकदम युद्ध शुरू हो गया। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे, अभी खा रहा हूँ। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भीड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। रीढ़ बोलते हैं बैकबोन, पीठ की हड्डी को, पीठ के बीचों बीच जो हड्डी होता है। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा, दुख से एकदम चिल्लाने लगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वो मर गया। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल कह सुनाया। इस तरह से एक चक्रा नगरी में जो घटनाएं हुई वह हम लोगों ने जाना, देखा और देखा जो किस तरह से भीम का भूख भी खत्म हुआ और भीम ने इसको कि राक्षस को भी मार डाला। एक चक्रा नगरी के लोगों को विपत्ति से बाहर निकाल लिया। अब आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से पांडवों की शादी द्रौपदी के साथ हुआ, कैसी कंडीशन बनी जो पांचों पांडव को द्रौपदी से शादी करना पड़ा, ऐसी क्या घटना हुई। इन तमाम बातों को
किस तरह से द्रौपद की पुत्री द्रौपदी की शादी अर्जुन और कहें तो पांचों पांडवों से हुई। वहाँ और क्या क्या घटना हुआ था पांचाल देश में, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नहीं किए हैं, और लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर भेजें जो कैसा लगा ये आपको हमारा वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।